नमस्कार। आप सबका स्वागत है। तो आप सबका स्वागत है हमारी कक्षा के अंदर। जो हमारी क्लास है बिल्कुल प्यारी, बहुत तगड़ी, बहुत पावरफुल, और इस टाइम पे हमारे लिए एक तरह से रिवाइज कराने वाली चीज़ है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ठीक है चलिए, हम जो है, मैं स्पेशली अगर बात करूँ अपनी, तो मैं इंग्लिश से हिंदी की तरफ जा रहा हूँ और हिंदी में चीज़ों को आपको लिखाता जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अरसा हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है। पर फिर भी उन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए तुमको वापस वो चीज़ें बता देना। और मैंने आपको कहा था कि टेलीग्राम आईडी जो है मेरा, उस पर आप कभी भी बात कर सकते हैं मुझसे, @केशव मेडी पे। उससे आप लोगों की जो तैयारी है वो किस लेवल पे चल रही है, कितने प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको चाहिए। कुछ लोगों को हो सकता है कि थ्योरी बहुत अच्छे से पता है, उनको केवल प्रैक्टिस के क्वेश्चनों की जरूरत है, तो मैं वो भी अवेलेबल करा सकता हूँ। और कुछ लोगों को थ्योरी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें पूछनी होगी, वो सब भी अवेलेबल करा सकता हूँ। तो ये जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन है वो आराम से हो सकता है टेलीग्राम पे, अगर आप इस आईडी पे मुझे पिंग करेंगे तो। मैं केवल के नाम से हूँ वहाँ पे, और इस से आपको मिल जाऊँगा। फिर जिसके अंदर आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप में से कुछ अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो ऑफकोर्स बिल्कुल पूछ ही सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी को। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे, हम अध्याय नंबर 3 की बात कर रहे थे। अष्टमी पे हमारी छुट्टी थी, यानी कि सैटरडे संडे की छुट्टी थी। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन वो क्लास चलता है, और इस बार के 5 दिन में मुझे लगता है कि ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो अध्याय नंबर जो 3 है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, विद्युत धारा के अंदर अगर हम बात करें, तो अब तक हमने जो बेसिक बात की सारी, वो एक बार के लिए समझते हैं। हमने देखा था कि धारा क्या होती है। इसमें हमने देखा था टॉपिक कौन कौन से कवर हुए थे। तो टॉपिक नंबर 1, धारा को समझा था। आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा जो है हमने दो तरीके से देखी थी इसके अंदर, कि भाई जो एवरेज धारा होती है वो होती है सर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और जो ताक्षणिक धारा होती है किसी भी क्षण पे निकालने के लिए, वो होता है अवकलन, डी क्यू बाई डी टी। वैसे तो सिंपल धारा को एक सिंपल शब्द से आई इक्वल टू क्यू बाई टी से लिख देते हैं, पर असली में ये दो तरह की धारा पूछी जाती है हमसे एग्जाम के अंदर। तो दोनों तरह की धाराओं का हमें मान पता होना चाहिए। ये आपका बेसिक धारा की कहानी हो गई। देन हम उसके आगे बढ़े थे टॉपिक नंबर 2 की ओर, जहाँ पर धारा को जानने के बाद फिर आपको बता दूँ मैं कि अब तक अपन जो कवर करते आ रहे हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें लिखवा दी है। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से हम जो करते आ रहे हैं, कि सबसे पहले अपने, मैं जल्दी से आपको वापस याद दिला देता हूँ क्योंकि हमारे बीच में 2 दिन का ब्रेक आ गया है। तो एक बार याद दिलाता हूँ कि देखिए सर, धारा की सारी कहानी की थी, क्षणिक धारा, और उसमें लिया था मैंने मात्रक विमा वगैरह देखा था। हमने कहा था कि जो उसकी जो मात्रक है आपका एम्पियर, वो अपने आप में एक मूल भौतिक राशि है। इसका जो मूल, जो हम कहते हैं ना कि आपके भौतिक मात्रक जो होते हैं, वो 7 मात्रक जो है उनमें से एक ये है। बाकी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं आपके पास। तो ये जो एम्पियर है, इसका जो मेन मात्रक है वो आपका है, इसको हम डायमेंशन केवल ए से लिखते हैं। तो हमने बोला था इसके अंदर कि बंद परिपथ के अंदर अगर आपका एक आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके अंदर एक धारा बहेगी। बंद परिपथ को होना जरूरी है। और अगर धनात्मक आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसी दिशा में धारा बहेगी। ऋणात्मक आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। जैसे कि हमने देखा है इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन अगर आपके लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो धारा आपके राइट से लेफ्ट जाएगी, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपकी धारा जो है दाएं से बाएं की तरफ जाएगी। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। हमने देखा था कि मूल राशि होती है भौतिक में, विद्युत धारा को मूल राशि माना गया है, और ये सब चीज़ें हमने बात की थी। ऐसा ही मात्रा वगैरह सबके बारे में बात की थी। साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे ये भी बताया था आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जो फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन ई, वो हमने यहाँ पे देखा था कि क्यू इक्वल टू एन ई कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको एन निकालने हो तो ई की वैल्यू होती है। हमने देखा कि जितने भी आवेश है वो तुम्हारे पास, जितने भी आवेश है वो सब किस तरीके से बने हुए हैं सर, वो जितने भी आवेश है वो हमें मिलते हैं बेसिक मूल जो मेन मात्रक है। यहाँ पे जो है एक बार के लिए फिर से फ्लक्चुएशन आया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा। पर मैं आपको बता दूँ फिर से कि जो आवेश हम निकालते हैं कि सब मुझे धारा दे दी, धारा दे दी 2 एम्पीयर धारा बह रही है। और अगर कहीं बोलता है कि 2 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए बह रही है तो कितना आवेश बहा होगा, तो सर 2 कूलम आवेश बहा होगा। लेकिन उसने ये पूछ लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक चालक मिला होगा। उस चालक की वहाँ पे मैं बैटरी लगाऊंगा तो उसके अंदर जो धारा बहेगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बहेगी।
तो आवेश कहाँ से आएंगे सर, इलेक्ट्रॉन की वजह से आएंगे। और वो ठीक है सर, अब वो जो आवेश बह रहे हैं तो वो बोलता है कि भाई बैटरी की यहाँ से अगर धारा बह रही है 5 एम्पेयर की, तो 2 सेकंड बाद इस बैटरी से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो सर पहले तो मैं बोलूँगा कि 5 एम्पेयर की धारा 2 सेकंड के लिए बह रही है बैटरी से, तो उसमें से आवेश कितने निकलेंगे। तो सर आवेश निकलेंगे जो क्यू होता है आई इंटू टी। तो क्यू कितना होगा सर, आई इंटू टी, यानी कि 5 एम्पेयर इंटू 2 सेकंड यानी कि 10 कूलम। अब 10 कूलम आपके पास आवेश आया, उसने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आवेश आया वो भी एन इंटू ई होता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है सर, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो वो हम यहाँ पे इससे गुणा कर रहे हैं, तो हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकालेंगे क्या होगा सर, तो क्यू बाई ई हो जाएगा सर। तो क्यू बाई ई निकालना है अपने को, सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये कहानी यहाँ पे है। तुमने एक दो सवाल लिखे थे, 2 एम्पेयर 2.4 सेकंड का है, तो यहाँ पे मैंने देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो आवेश के मान से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उससे हमने भाग भी दिया था और हमको आंसर मिल गया था 3 इंटू 10⁻19 हमको आंसर मिला था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे परिभाषा से परिभाषित किया था और सारी चीज़ों का आंसर हमने निकालना शुरू किया था ना। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, सबसे फेमस क्वेश्चन रहता है कि 1 एम्पेयर का धारा अगर 1 सेकंड के लिए बह रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 करने का तरीका वही है, पर ये मान इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपको याद ही रहता है तो बहुत अच्छी बात है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके किसी पर्टिकुलर जगह से निकल रहे होंगे अगर 1 एम्पेयर की धारा 1 सेकंड से वहाँ पे प्रवाहित हो रही होती तो। ठीक है सर, नाउ अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पाथ, मीन फ्री पाथ, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच में दी गई। हमने देखा था कि सर वहाँ पर मुक्त फ्री पाथ क्या होता है, तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो जब आपके फ्लो कर रहा था तो आपस में टकरा रहा था चीज़ों से। तो जब धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी को, यानी कि देखा जाए तो ढंग से बात करूँ मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब वापस ऐसा नहीं कि हमेशा बहता ही रहेगा, ये वापस आपका धनायन से मिलकर वापस क्या हो जाएगा, संयोजी बैंड में चला जाएगा। मैंने आपको बैंड थ्योरी बताई थी कि अभी जो हाई ऊर्जा के अंदर है ये आपका अभी फ्लो कर रहा है, लेकिन ये कूद के वापस नीचे लो ऊर्जा में चला जाता है। अब वो लो ऊर्जा में जाने को हम बोलते हैं कि वहाँ खाली जगह थी तो एक धनायन की तरह काम कर रही थी, तो उसमें कूद जाता है, उनसे मिल जाता है और इससे वो ऊर्जा का जो है वहाँ पे ऊर्जा को वो बाहर भेजता है, मतलब ऊर्जा इस वाली प्रोसेस में वो ऊर्जा को निष्कासित करता है। तो जो ऊर्जा को निष्कासित करता है इससे वो लो ऊर्जा में आ रहा है, जबकि लो ऊर्जा में जब होता है तो वो ऊर्जा को अवशोषित करता है। जैसे तापमान बढ़ा तो ऊर्जा को अवशोषित किया उसने, तो वो हाई ऊर्जा में गया और हाई ऊर्जा में जाने के बाद फिर वो काफ़ी करंट बाहर आता है। तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा हाई ऊर्जा में रहता है, ये दोनों प्रोसेस होते रहते हैं। अगर उसने तापमान अवशोषित करके हाई ऊर्जा में गया तो वापस कुछ समय बाद ऐसा भी होता है कि वो वापस फिर से नीचे लो ऊर्जा में कूदता है और ऊर्जा का क्या कर देता है, ऊर्जा को निष्कासित कर देता है। तो यानी कि इस तरह से इसके अंदर जब उस टाइम ऊर्जा को निष्कासित करेगा तो उस टाइम में वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा होगा, और उस लोअर एनर्जी स्टेट में आने से पहले वो इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं मुक्त फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पाथ। तो उसका लगभग माध्य मुक्त पाथ कहलाता है। तो ये लैम्बडा होता है, इसका ऑर्डर बस पता होना चाहिए 10⁻⁹ मैं आपको बता दूँ अच्छे से कि नहीं पता है लोगों को, ये जो लिखने वाले में तो लिख लेते हैं लेकिन माध्य मुक्त पाथ क्या होता है ये नहीं जानते। वो कोई अंदर से गहराई से पकड़ता है तो वो सोचता है कि सर ये धनायन कहाँ से आ गया बीच में, इलेक्ट्रॉन धनायन से कैसे टकरा देता है। तो ये छोटी छोटी बातें पता ही नहीं बच्चों को, नहीं पता है उनको, उनको ये पता ही नहीं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनायन से कैसे टकरा रहा है। सर एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो बह रहे हैं, वो भी उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, वो जो आपके बह रहे हैं यहाँ पे धारा बहाने के लिए। तो वो जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो बहते हुए किस धनायन से टकराएंगे। सर ऐसे तो नहीं कि प्रोटॉन से टकरा रहे हैं, नहीं, नाभिक से नहीं टकराएंगे क्योंकि वो इतना तो कभी जाते ही नहीं है। ये सारी की सारी जो कहानी है धारा बहाने वाली सारी कहानी ये सब इलेक्ट्रॉनों के बीच में होती है। जितने भी आपके जो होती है ना रासायनिक अभिक्रियाएं वो सब भी इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जितने भी तुम्हारे धारा का बहना नहीं बहना सारी प्रक्रिया होती है वो सब इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही होती है। तो फिर ये किस धनायन से टकराते हैं, तो ये धनायन से टकराते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो उच्च ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और ऊर्जा का निष्कासन करता है। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, सर निम्न ऊर्जा स्तर में कैसे आएगा, अरे भाई जब तापमान बढ़ाया था तो निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में गया था। हाँ सर, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई और इलेक्ट्रॉन वापस उस खाली जगह में कूद के आ जाए। अब इस खाली जगह को लोग बोलते हैं कि ये धनायन की तरह काम कर रहा है, पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन था अब नहीं है, तो उसको पहले वाले आवेश को बराबर करने के लिए बोलते हैं कि धनायन की तरह काम कर रहा है। इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो बोलते हैं कि ये धनायन से टकरा गया है। और ऐसे केस के अंदर अब ये थम जाएगा, ये वापस संयोजी बैंड में चला गया, ये नाभिक के पास चला गया। अब इसमें इतनी ऊर्जा नहीं कि ये करंट बहा सके, तो वहाँ पे आराम से बैठा रहता है
तो ऐसे केस में इसने अपने जीवन काल में जितनी दूरी तय की, उस तय दूरी को हम बोलते हैं माध्य मुक्तपात। बहुत महत्वपूर्ण है माध्य मुक्तपात, नहीं पता होता है बच्चों को, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं गया था तो मुझे ध्यान है कि जो मेरे सामने आसपास बच्चे रहते हैं तो मुझसे पढ़ने आते हैं बहुत सी बार, शाम को डाउट वाउट पूछने आते हैं। अनटैलेंटेड है वो, बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, और वो कोचिंग के अंदर आके मुझसे बात करते हैं कि सर हमको ये बताया ही नहीं ढंग से माध्यम मुक्तपात क्या था, और आपकी नीट के एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप पेपर उठा के देखिएगा, आप में जो बच्चे हैं वो पेपर उठा के देखिएगा, उसमें सवाल आया, सवाल क्लियर ही नहीं है सर हमें, तो हमें छोड़ के आना पड़ता है, इस पर वापस दे रहा है, मतलब वो क्या रिलेटिव में भी है, कनेक्शन में भी है। तो उसको मैंने बोल रखा है शाम को मुझसे सारे सवाल पूछता रहता है, वो हिंदी माध्यम से ही है, वो भी हिंदी माध्यम से, तो वो हिंदी माध्यम के सारे सवाल पूछता है, तो वो माध्यम मुक्तपात क्या होता है पता ही नहीं है, इतना अच्छे से क्लियर करने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर तो कर देते हैं, हिंदी में करते ही नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, ये जो माध्यम का जो लैंग्वेज का बैरियर है उसको अपन नहीं तोड़ेंगे। कभी कभार आप हेल्प कर दीजिएगा कि सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आप समझ भी जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो मैंने आपको कहा था कि मेरा एक टेलीग्राम आईडी है @केशव मैडी, इसके ऊपर आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और मुझसे प्रैक्टिस के सवाल ले सकते हैं, जो क्यूट के एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, वो सवाल बहुत सारे हैं। यहाँ पर मेरा एक बंधन है, मेरे को मेरी एक सीमा है कि मैं उतना ही थ्योरी उतना ही सवाल ले सकता हूँ, एक लंबा नहीं खींच सकते यूट्यूब के ऊपर। लेकिन आपको अगर सवाल की प्रैक्टिस है तो आप करनी है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं बिंदास, थ्योरी का कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि सर थ्योरी समझ में नहीं आई, सर वो मज़ा नहीं आया, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं कि सर मज़ा नहीं आया, सर वो मुझसे चीज़ छूट गई। आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, हिंदी माध्यम में आप हैं और मैं हैं, अपन इस प्लेटफॉर्म पे कम लोग हैं, तो उसके अंदर आपके पास इतना एक्सेस है कि आप मुझे जब के पूछ सकते हैं। अभी जहाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कोचिंग का नाम लेते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे आकाश के अंदर जब मैं जहाँ मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम की तरह काम करके जो हाफ डे तक करते हैं काम, लेकिन दिन के 2 बजे तक मैं वहाँ क्लास लेता हूँ। वहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि बच्चे के पास मतलब एक्सेस ही नहीं होता कि वो हमसे सवाल पूछ सके, उसके लिए डाउट के लिए अलग बंदे होते हैं। वहाँ पे हम जाते हैं, चीज़ें बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उससे लिखाते हैं, आपको तो बहुत बेसिक लेवल पे थ्योरी लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हम मित्रता की वजह से यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से आपको थ्योरी लिखवा रहे हैं, थ्योरी टाइप करवा के लिखवा रहा हूँ मैं, वो भी हिंदी के अंदर, जनरली हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि सर अगर इतना मेरे लिए आ रहे हैं, आपको भी पूछना चाहिए बिंदास। आप जो क्यूट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, आप अगर नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, आप पूछ सकते हैं, तो पूछा करें। फिलहाल मैं अभी वापस आ जाता हूँ, तो मैं ये कह रहा था आपको यहाँ पे कि सर ये जो होता है इसको बोलते हैं मीन मुक्तपात, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये 10⁻⁹ का ऑर्डर का होता है, जो मैंने आपको बताया था पहले। अब आपको बता दूं मैं कि सर इसके साथ साथ आपने बताया था विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है? विश्रांति काल मैंने कहा था कि वो समय जब तक वो वापस आता है ना निम्न ऊर्जा स्तर में, तो जब तक वो उच्च ऊर्जा स्तर में घूमता रहता है और करंट बहता रहता है, वो समय, और उसका मैं बोलता हूँ कि एवरेज टाइम, वो एवरेज जो समय है वो तुम्हारा कहलाता है शांति काल, विश्रांति काल। तो वो एवरेज जो समय होता है वो उसके जो लगभग ऑर्डर होता है वो 10⁻14 होता है। तो ये पूछ रहा है 10⁻9 का होता है मुक्तपात, और 10⁻14 का होता है ये स्क्रीन टाइम। तो मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, जो हमारे 2 दिन का गेप हुआ था, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एंड देन उसके बाद आपको पता है कि धारा के बाद ये सारी चीज़ें आने के बाद हम जो लास्ट में आए थे वो आए थे आपके पास विभवांतर। पहले तो अनुगमन वेग, अनुगमन वेग के बाद फिर हमने देखा था कि विभवांतर के साथ उसका कनेक्शन, उसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, एंड देन चालकता क्या होती है और चालकत्व क्या होता है, वो सब चीज़ें हमने जानी थी। तो बहुत जल्दी से बताता हूँ मैं आपको फिर से कि जब भी हमने बात की थी इसके अंदर, तो सबसे पहले अनुगमन वेग की बात की थी। अनुगमन वेग मैंने कहा था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं एक चालक के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है वो भागते हैं, तो एक नियत स्पीड से भागने लग जाते हैं, उसके बाद वो नियत स्पीड तुम्हारी अनुगमन वेग कहलाती है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ बैटरी का धनात्मक टर्मिनल इधर है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन सारे भाग के इस धनात्मक टर्मिनल की तरफ आ रहे होंगे, तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो धारा विपरीत दिशा में जा रही होगी, और जो ये धारा बह रही है तुम्हारे इसके अंदर, इस धारा के बहने का जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रॉन का वेग भी है। अगर ये वेग इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा आपके पास। तो यानी कि जो ये वेग है जो कि एक नियत वेग हो चुका है, वो तुम्हारे लिए अनुगमन वेग कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, पर इसका जो मान है वो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड में होता है। वैसे आपको पता है आपके जो एग्जाम है उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ डिराइव कर रखा है। आपको बताया, अपन बात कर चुके हैं कि जो त्वरण है इस पर लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा, पहले तो जो बैटरी लगेगी वी, और लेंथ है उसकी एल, तो V/L का विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। बड़े ध्यान समझिएगा, आराम से 1 बाई 1 चीज़ समझिएगा। एक लेंथ है कंडक्टर की एल, उस पर आपने बैटरी लगाई वी, तो उसमें विद्युत क्षेत्र होगा V/L। उसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा सर? V/L। इस तीव्रता का विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है सर।
इसका जो मात्रक है वोल्ट पर मीटर में होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसके ऊपर एक बल लगेगा, विद्युत बल, ठीक है सर। वो विद्युत बल विपरीत दिशा में लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू क्यू ई। क्या होता है सर? F इक्वल टू क्यू ई। अब ये क्यू अगर आपका धनात्मक है तो जो ई की डायरेक्शन और एफ की डायरेक्शन सेम होगी। अगर क्यू आपका ऋणात्मक है तो एफ की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में होगी। और हमको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऋणात्मक आवेश है, तो जो बल का डायरेक्शन है वो विपरीत दिशा में होगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल है वो विपरीत दिशा में लगेगा, यानी कि बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन भागेंगे उल्टा। और जब इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेंगे तो धारा वापस इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहेगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में धारा बहती है अगर ये पूरा बंद परिपथ बनाती है। तो पूरा बंद परिपथ बनाना जरूरी है, बंद परिपथ नहीं बनेगा धारा नहीं बहेगी। तो वो सब चीज़ हमने देखी। तो फिर हमने देखा कि सर इसका मतलब जब हमने ये फॉर्मूला निकाला तो हमने देखा कि इसके अंदर जो इनिशियल जो वेलोसिटी होती है, हमें पता है सर फॉर्मूला क्लच 11 से जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो हमें पता है कि कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी मटेरियल जब कूद आपके चल रहा है उसमें त्वरण a है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। यानी कि उसका प्रारंभिक वेग u है, उसका त्वरण अगर a है तो कुछ समय के बाद उसका जो अंतिम वेग होगा वो v होगा। और उसके इस फॉर्मूले के अंदर हमने दिखा था कि जो u है वो लगभग सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन का जरूरी नहीं कि जीरो हो। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगा रखा फिर भी इलेक्ट्रॉन से हवा में हिलते रहते हैं, हवा में हिलते रहते हैं। तो उनमें हो सकता है कि प्रारंभ में कोई वेग हो, उनमें प्रारंभ में कोई वेग हो। जैसे आपने अगर पिक्चर देखी है दिल चाहता है, तो उसके अंदर बहुत सी बार आमिर खान बैठ के सोच रहा होता है, या स्पेशली आपने देखा होगी आमिर खान और अक्षय खन्ना की जब लड़ाई हो जाती है तो इंटरवल के आसपास, तो उसके बाद जब इंटरवल बाद चालू होती तो आमिर खान अपने रूम में बैठा होता है, अंधेरे रूम में, और उसके पास में अगर आपने देखा हो तो एक पानी का वो रखा होता है, कांच के बर्तन के अंदर एक पानी होता है, तो वो इधर से उधर फ्लो में चल रहा होता है ना, घर की डिजाइनिंग के लिए। तो पानी का फ्लो इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है, तो वो अप एंड डाउन इस तरह से हो रहा होता है। तो जो वो डिज़ाइन है उसकी तरह से जैसे पानी यूँ हवा में यूँ बह रहा है कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी स्टार्टिंग में बह सकते हैं। इसलिए आप ये नहीं बोलोगे कि हमेशा यू जीरो होगा, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनों का एवरेज यू जीरो होगा। क्यों? कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन उल्टा भी आ रहा होगा। अगर ये जीरो नहीं हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर तो उसमें कुछ करंट बह रही होगी। क्योंकि हमको पता है कि जब आपने कोई बैटरी लगाई नहीं, केवल चालक छोड़ रखा है, तो उसके अंदर कोई करंट बहेगी नहीं, यानी स्टार्टिंग के अंदर करंट बहनी नहीं चाहिए। इसका मतलब फिर स्टार्टिंग में यू का जो एवरेज है वो जीरो होना चाहिए। तो इसलिए सबका यूज का जो एवरेज तो जीरो आएगा। अब आती है त्वरण की बात, और हमको पता है त्वरण यहाँ पे क्या होता है सर, तो बल बटा द्रव्यमान। बल कितना लग रहा है? ई इंटू ई। तो बल लग रहा है ई इंटू ई अपॉन द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का है वो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो इतना त्वरण पैदा हो जाएगा। तो बस ये काम करके हमने फाइनल वेग निकालेंगे। जब इन सबका एवरेज लेंगे, आपको सब कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर अभी क्यूट के एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो इन सबका एवरेज तो जीरो हो रहा है। और यहाँ पर इन सब का जो आपका विश्रांति काल है, टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री। सर विश्रांति काल ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने जीवन काल के अंदर कितना चल पाएगा, जितनी देर तक वो चल पाया। कितनी देर तक चल पाया? विश्रांति काल तक। विश्रांति काल होता क्या है सर? माध्य मुक्त पाथ और विश्रांति काल वो चीजें हैं जब तक इलेक्ट्रॉन जिंदा था। इलेक्ट्रॉन जिंदा कहाँ था सर? इलेक्ट्रॉन मरता भी क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन के मरने का मतलब ये हुआ कि वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। अगर वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया तो अब वो तुमसे नहीं भागने वाला, अब नहीं भागने वाला। तुम कितना ही विद्युत क्षेत्र लगा दो अब नहीं भागने वाला। तुम कितना ही विद्युत क्षेत्र लगा दो अब नहीं भागने वाला। वो जब उच्च ऊर्जा स्तर में था तब तो भाग रहा था। तो सर ऐसे तो समय के साथ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे होंगे। मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे उच्च ऊर्जा स्तर के थे वही करंट बातें हैं जो निम्न ऊर्जा स्तर में है, वो तो नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, वो तो नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, तो वो तो कभी करंट नहीं बातें। तो जो उच्च ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऐसे एक एक करके कम होते जाएंगे, तो फिर तो कुछ टाइम बाद तो धारा खत्म हो जानी चाहिए। फिर तो तुम बैटरी कितनी भी लगाओ धारा तो बहनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सतत चल रहा है, निरंतर चल रहा है। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो तापमान की वजह से ऊर्जा पाके ऊपर जा रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप की ऊर्जा को छोड़ के वापस नीचे आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो निरंतर चल रहा है, सतत चल रहा है। प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ सर, प्रोसेस का मतलब वही हो गया, जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है। तो ये कार्य निरंतर चल रहा है, इसीलिए धारा कंटिन्यू बहती जा रही है। पर अब मैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूँ तो कुछ समय तक के लिए वो दौड़ता है, तो जितनी देर तक दौड़ता है वो दौड़ समय कहलाता है विश्रांति काल। तो इन सारे विश्रांति काल को जोड़ेंगे टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस, तो इतनी देर तक हमको निकालना है कि इतना बल लग रहा था, इतनी देर तक लग रहा था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो वो हमने निकाला। वो जो वेलोसिटी आ रही है एक नियत वेलोसिटी, वो तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। मन में एक सवाल और उठता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप तो पूछ नहीं रहे, मैं ही आपको बता रहा हूँ।
और ये वो सवाल है जो बच्चे बहुत तगड़े तगड़े सवाल पूछते हैं, उनके टीचर से उनको नहीं बता पा रहे हैं, उनके स्कूल के अंदर उनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा, वो बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये। जैसे कि इस मन में सवाल ये आता है कि सर एक बात बताओ, क्या कि यहाँ पर जब एक बल लग रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लग रहा है, ठीक है, तो बल लगने से उसमें त्वरण आएगा, हाँ, तो यहाँ पे आप ये क्यों कह रहे हो कि एक नियत वेग से दौड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन? धारा बहाने के अंदर आपने एक अनुगमन वेग को क्यों बोला कि नियत वेग से दौड़ रहे हैं? नियत वेग से दौड़ेंगे ही नहीं सर, क्योंकि बल लग रहा है हमेशा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बल लग रहा है, और बल के अंदर तो त्वरण होता है, त्वरण के अंदर तो सर फिर एक नियत वेग आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बल लग रहा है, ये बल भी हर टाइम नहीं लग रहा हर इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद क्या हो जाता है सर, नीचे कूद जाता है। तो ये लगभग सबका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के बाद जो सबकी फाइनल वेलोसिटी आ रही है, उसका एवरेज ही तुम्हारा एक नियत वेग होता है। तो हम अगर सारे इलेक्ट्रॉन को, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, तो सबका लगभग एक एवरेज वेलोसिटी चल रही है, सब एवरेज वेग से दौड़ रहे हैं, एवरेज वेग से दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे हैं। अब एक एक को पकड़ोगे तो लगेगा कि इसमें बल लगा है तो त्वरण आया इसमें। अब त्वरण के बाद ये खत्म होने से पहले एक फिक्स वेग पे आ गया था, पर अब तो खत्म भी हो गया, फिर दूसरा उसी टाइम में कोई दूसरा उसी फिक्स वेग पे आ चुका है, वो खत्म हो गया, तीसरा अभी चालू हुआ लेकिन वो भी फिक्स वेग पे आ गया। तो लगभग सबका एवरेज निकल के आता है, तो वो एक फिक्स वेग आता है, एवरेज। इसलिए औसत मान निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे डिराइव किया ना पूरा, कि औसत मान जब निकाल के आते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि एक नियत वेग निकल के आता है, और उसका मान होता है E/m इंटू टाउ। याद रखना है, और बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत आसान है। क्या है सर, आपको तो बस ये देख लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आप तो त्वरण बटा समय के लिए आप टाउ निकाल देना। टाउ क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन का जो है आपके पास विश्रांति काल का योग है। यहाँ पे देखा ना अपन, टाउ प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ वन अपॉन एन करके अपन ने जो निकाला, इनका एवरेज जो विश्रांति काल है वो हमने निकाल दिया। तो बस यहीं पे बस यही करना है कि जो ए इंटू टाउ किया अपन ने, ए तो है F/m, और F हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर E इंटू ई फोर्स लग रहा है, बल कितना लग रहा है, E इंटू ई अपॉन एम टाउ। तो बस ये आपका है अनुगमन वेग। याद रखना, बार बार रटवा दूंगा, बार बार एग्जाम में सवाल आएंगे। जब मैं अभी लास्ट क्लास में सवाल लूंगा, तो पुराने सवाल तो लूंगा ही, नए सवाल भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये कितनी बार आ रहा है सर, बार बार फिर फोर्स कर रहे हैं। तो E/m इंटू टाउ, ये इसका आपका सूत्र हो गया ना। अब काम की बात सुनिएगा, काम की बात समझिएगा, कि जो आपका अपवन वेग है, अनुगमन वेग है, उसका फॉर्मूला हो गया E/τ/m। अब जो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो खुद V/L होता है। वो खुद क्या होता है सर, V/L। तो E/m इंटू V/L इंटू टाउ भी बोल सकता हूँ मैं, E/m इंटू V/L इंटू टाउ बोल सकता हूँ मैं। तो ये आपके लिए अपवन वेग या अनुगमन वेग का एक सूत्र हो गया, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर तो ये नहीं कि यहाँ पे E जो है V/L इंटू टाउ भी एक नया फॉर्मूला हो गया, बहुत आसानी से निकाल देंगे। आपको याद क्या रखना है, E/m इंटू टाउ, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, F/m इंटू टाउ। आपको पता चल जाएगा कि यार अनुगमन वेग है तो त्वरण इंटू समय लगाना है, समय कितना होगा विश्रांति काल, त्वरण कितना होगा जो बल है E इंटू ई अपॉन एम, अपने आप बन जाएगा ये सारे फॉर्मूले। ठीक है सर, ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद फिर जो असली गेम शुरू होता है वो होता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के अंदर ये अनुगमन वेग कैसे काम करता है। तो सबसे सिंपल तो प्रतिरोध सिखा दिया मैंने आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, चालक क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, सब समझा दिया आपके पास। वोल्टेज अपन करंट सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कुछ खास बातें लिखवाई थी मैंने आपको। क्या खास बातें लिखवाई थी, एक तो ये वीमे सूत्र, जो आपको आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। क्या होता है वो सर, mL/T⁻³ कैसे आया, ये भी सिखाया आपको, दिमाग में डेवलप कराया कि रेजिस्टेंस निकालना था कैसे आएगा। आपको बताया था मैंने कि अगर सारे विमाएँ आपको याद नहीं रहती, कक्षा 11 में याद की थी, नहीं भी रहती तो भी आपको पता है कि बेसिक दो तो याद रखती है, बल M1L1T-2, और आपका जो ऊर्जा होती है या कार्य होता है, या आपका जो आप ये बोल सकते हो कि सर कार्य, ऊर्जा, और जिसको टॉर्क बोलते हैं उसको हम शायद यहाँ पे बोलते हैं बलागुण। बलागुण जो कभी कभार मैं थोड़ी देर सोचता हूँ वो आपके हिंदी का कन्वर्जन है, इंग्लिश के अंदर फ्लुएंटली होती है, पर वो क्या है कि हिंदी के अंदर थोड़ा वर्ड को कन्वर्ट करना होता है। ऐसा बात नहीं है, मैंने भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई की थी, पर अब क्या इतने साल हो चुके हैं इंग्लिश में पढ़ाते पढ़ाते कि वो वापस रिकॉल करता हूँ मैं हिंदी के अंदर वापस वर्ड। तो देखिए जो बलागुण होता है सर, तो इन सबका क्या होता है सर, इन सबका विमा एक ही होती है, M1L2T-2। तो बस ये दो तो आपको याद रहती है। अब आ जाओ कि आपको निकालना क्या है सर, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है सर, वोल्टेज अपॉन करंट। करंट का तुमको पता है बहुत सिंपल सा विमा होती है ए, एम्पेयर का ए, क्योंकि ये अपने आप में एक भौतिक राशि है, इसका खुद की अपनी एक विमा होती है ए। जैसे मैंने बताया था कि आपका टेम्परेचर तापमान का होता है के, तापमान की विमा होती है के, तो यहाँ पे एम्पेयर की ए होती है। अब आती है ऊपर वोल्टेज, वोल्टेज को बोलते हैं जूल पर कुलॉम, क्योंकि हमने कहा था Q इंटू वी डब्ल्यू होता था, याद आ रहा है, Q इंटू वी डब्ल्यू होता था अध्याय 2 में। तो इसका मतलब सर जूल पर कुलॉम आपका रटा हुआ है विभवांतर, तो जूल पर कुलॉम, जूलोम होता है M1L2T-2, कुलॉम को वापस A इंटू टी बोल देंगे, धारा इंटू समय, तो A इंटू टी।
तो टी ऊपर जाएगा तो सारा सामने आपके सामने है जो कुछ को पूरा काम किया मैंने। तो एम एल टू टी माइनस थ्री माइनस टू अगर याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद रहना चाहिए, रेजिस्टेंस का याद रहना चाहिए। आपसे वो पूछेगा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मतलब यानी कि आपको संधारित्र का जो धारिता है उसका भी पूछ लेगा, प्रेरकत्व का पूछ लेगा, तो वहाँ पर कितना याद रखेंगे, लेकिन प्रतिरोध तो याद रखना चाहिए। वहाँ पे निकालना सिखा दूंगा, संधारित्र का कैसे निकालते हैं, प्रेरकत्व का कैसे निकालते हैं, ये सब लास्ट में एक बार और ले लेंगे अपन चैप्टर के अंदर। पर फिलहाल सबसे काम की बात मैंने बताई थी तुम्हें, सबसे काम की बात क्या बताई थी, प्रतिरोध के अंदर ये जो मैंने लिखी है बातें ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इवन जो अलग अलग कोचिंग वाले हैं वो भी इसको इस तरह से नहीं लिखवा रहे हैं। इसकी वजह से एक आध क्वेश्चन में जो गलती करके आता है कुछ बच्चा, ज़्यादातर बच्चों को याद आता है, जिसका माइंड शार्प है उसको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ एक बार वहाँ पढ़ा था या एक बार वहाँ पढ़ा था, लेकिन एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर नहीं लिखवा रहा। क्यों नहीं लिखवा रहा, लिखवाना चाहिए। मैंने लिखवा दिया आपको। क्या लिखवाया मैंने, सवाल कैसे बनता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो प्रतिरोध है उसका एक सूत्र होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो जहाँ पे क्या होता है, जो रो को हम बोलते हैं वहाँ पे उसका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है सर, या विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो रो को क्या बोलते हैं सर, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, अथवा विशिष्ट प्रतिरोध भी इसी को बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है सर। एल क्या होता है सर, एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे पास ये है, ये प्लास्टिक का है, लेकिन इस प्लास्टिक के अंदर तुमको पता है कि इसके अंदर कुछ भी चालकता नहीं है। पर ऐसे ही अगर ये चालक होता, एल्यूमिनियम का है कुछ और का होता है, तो उसके अंदर करंट वंट कितनी बहेगी वो बाद में देखते हैं, इसका प्रतिरोध कितना है ये जानते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या धारा बहने के जो अपोज करने की ताकत है, या धारा की विपरीत ताकत लगाने की जो ताकत होती है किसी चालक के अंदर, वो उस चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। कि धारा का विरोध करने की ताकत कितनी है उस चालक में, जितनी प्रतिरोधकता ज़्यादा है उतना ही धारा का विरोध करना ज़्यादा आता है। तो सर हम क्या चाहते हैं कि विरोध ज़्यादा हो या कम हो, सर हम तो चाहते हैं कम हो, धारा ज़्यादा बहे। तो कम हो इसका मतलब जिसमें कम होगी प्रतिरोधकता उसके अंदर चालकत्व अच्छा होगा, उसमें धारा अच्छी बहेगी। लेकिन अगर हम बात करें प्लास्टिक, लकड़ी, शीशा, ये सब, इन सब क्या होते हैं तुम्हारे सर, ये सब के सब कुचालक है, ये सब धारा के कुचालक है, इनके अंदर धारा बहती ही नहीं है, यानी इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है, इनका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है। तो इसका समझ में आ गया। अब वो जो आपका मेटेरियल बना है, हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम कुचालक की बात नहीं कर रहे, हम चालक की बात करें, तो अब चालक के अंदर भी सबकी चालकत्व अलग अलग होगा, तो सबका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो पहले तो हमने उस चालक का जो भी मटेरियल था उसको देख के पता लगा लिया कि उसके अंदर उसकी प्रतिरोधकता कितनी आ रही है। तो प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, उस मटेरियल पे, उस पदार्थ पे, उस पदार्थ में भी किन चीज़ों पे निर्भर करती है मैं आगे आगे बताऊंगा। पर अभी तक के लिए तो उस पदार्थ पे निर्भर कर रही है, कॉपर है तो कॉपर, तापमान पे भी निर्भर करती है, तो तापमान पे निर्भर कर रही है किस तापमान पे आप बात कर रहे हो। तो कुछ तापमान के ऊपर उस मटेरियल के लिए रो एक फिक्स हो गया, ठीक है, प्रतिरोधकता इसकी फिक्स हो गई। अब उसकी लंबाई कितनी है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, वो दोनों अगर निकाल लें तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया इनको मिलाकर हम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हो गया प्रतिरोध निकालने का। और एक सिंपल तरीका क्या होता है कि वी अपॉन आई कर दो सर, आर का फॉर्मूला क्या होता है सर, वी अपॉन आई। रजिस्टेंस क्या होता है सर, अभी मैंने देखा था सर, वोल्टेज, वोल्ट अपॉन करंट। तो कभी कभी मुझे सवाल सिंपल सा पूछ रहा है कि भाई एक बैटरी 5 वोल्ट की लगा रखी है, एक चालक के वहाँ पे, उसमें करंट 2 एम्पियर बह रही है, तो उसके अंदर उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो 5/2 2.5 ओम बोल दोगे। 2.5 ओम आपका गलत आंसर है, 2.5 ओम गलत आंसर है सर। क्यों, एक चालक है, एक चालक में 5 वोल्ट की बैटरी लगा के उससे 2 एम्पियर करंट बह रही है, तो उसमें प्रतिरोध कितना होगा, सॉरी 2.5 ओम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अब मैं ये बोलूँ कि इसका 5 वोल्ट को बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया तो प्रतिरोध कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर वोल्टेज डबल कर दिया तो धारा भी प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा, क्योंकि हमको लगता है आर इक्वल टू वी बाई आई, हमको क्या लगता है आर इक्वल टू वी बाई आई। अगर वी को डबल कर दिया तो आर भी डबल हो जाएगा, गलत, गलत। आर वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। पहली बार में मान निकालने के लिए सही है, पहली बार में मान निकालने के लिए सही है, पहली बार में उसने बोला कि भाई 5 वोल्ट की बैटरी लगा की थी और 2 एम्पीयर की धारा बह रही थी इस चालक में से, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो 5/2 यानी कि 2.5 ओम हो गया। अब उसने बोला कि 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट कर दिया, तो तुम्हें लग रहा है कि अगर वोल्टेज डबल कर दिया तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा, गलत। वोल्टेज डबल करने से धारा भी डबल होगी, देखना। उसने 10 वोल्ट कर दिया ना तो वो बोलेगा नहीं धारा के बारे में, पर धारा भी डबल हो जाएगी, क्योंकि भाई एक मटेरियल है तो उसका प्रतिरोध तो फिक्स हो चुका है, अब प्रतिरोध तो उतना ही रहने वाला है, तो वोल्टेज कितना ही बढ़ाते जाओ प्रतिरोध तो फिक्स रहेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो ये प्रतिरोध है वो विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो मैंने यहाँ लिख पाया कि आरोपित विभवांतर अथवा धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो किन पर निर्भर करता है, 3 चीज़ों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। पहला, चालक के पदार्थ पे, कि वो पदार्थ किससे बना हुआ है, हमने देखा था कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है। दूसरा देखा कि चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट पे, उसकी लंबाई कितनी है और उसका अनुप्रस्थ काट कितना है, इस पर निर्भर करता है।
जैसे एल और ए पे। और फिर तीसरा तापमान पे। तापमान पे कैसे निर्भर करता है, वो लास्ट क्लास में बता रहा था मैं, अभी उस पर भी आऊँगा मैं। तापमान पे बहुत निर्भर करता है, उसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पर फिलहाल ये सब चीज़ें जान ली। फिर चालकत्व के बारे में बात की थी, चालकता के बारे में बात की थी मैंने। और अब उसके बाद मैंने सारी चीज़ें निकाली थी कि अनुगमन वेग का चालकत्व पे क्या निर्भर होता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमने जानी थी। अच्छा हाँ, और उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला निकाला था। तो देखिए उसके बाद इसको फॉर्मूला को मैं लास्ट में ले आता हूँ यार, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सब चीज़ें हमने देख ली ताकि आगे की कहानी भी बात कर सकें। ओह, मैं आपको वापस सब चीज़ें रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको याद आ सके। चलिए देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। तो आर की बात की थी सर हमने, आर था रो एल बाई ए। ठीक है, अब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपने बोला था कि सर ये ई बाई एम इंटू टाउ होता है। बहुत अच्छी बात है। ये आपका होता है आर इक्वल टू वी बाई आई, ये भी ठीक है। तो सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला ये लिख दिया, दूसरा फॉर्मूला ये लिख दिया, सारे फॉर्मूले लिखते जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, सारे फॉर्मूले आप जितनी भी चीज़ें हैं सामने लिख दो। नाउ अब उसकी बात करते हैं, धारा की बात करते हैं। तो सर जो धारा होता है आई इक्वल टू, वो क्या होता है सर, क्यू अपॉन टी। यहाँ पर एन ई अपॉन टाउ भी बोल सकता हूँ सर मैं। ठीक है, धारा जो हम निकालते हैं सिंपल, हमारे पास जितने भी फॉर्मूले एक एक करके फॉर्मूले लिखता रहता हूँ सर। आप इसको टी की तरह लिखो, ये यहाँ तक ये लिखो, ये आपने सबसे पहले सिखाया था, ये तो सबसे पहले सिखाया था आपने। तो एक एक करके फॉर्मूला लिखते रहते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला क्या हुआ, एक फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया, एक का हो गया मतलब अपवन वेग का हो गया, एक प्रतिरोध का हो गया और एक धारा का हो गया। ये तीन फॉर्मूले अभी तक अपन जान चुके हैं। उसके सिवा हमने जो जाना था ई अपॉन टाउ के साथ एक सेम यही हमने लिखा था कि ई वी एम एल अपॉन टाउ विभवांतर के साथ। अब सारी कहानी देखिए, प्रतिरोध निकालना है वी अपॉन आई, तो वहां से कुछ करते हैं। तो देखिए सर, जो आर होता है वो वी अपॉन आई होता है। ठीक है, अब v को देखिए, हम v को बोल सकते हैं कि वी डी एम एल, वी डी एम एल, यहाँ से देख रहा हूँ मैं v को क्या बोल रहा हूँ, वी डी एम एल अपॉन ई टाउ, अपॉन ई टाउ। और ये i जो है वो अलग से है, वी डी एम एल अपॉन ई टाउ, और i जो है वो अलग से है। क्लियर, यहाँ पे क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ यहाँ से लिखा है ये जो फॉर्मूला है, उससे जो वो विभवांतर v है उसको मैंने लिखा वी डी एम एल अपॉन ई टाउ, वी डी एम एल अपॉन ई टाउ। ठीक है सर, यहाँ तक तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जो प्रतिरोध आप लिख रहे हैं या निकालना चाहते हैं वो सब कुछ सामने लिखा हुआ है। हर चीज़ जो है मेरे दिमाग में क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कोई भी चीज़ के अंदर की। हाँ सर, जो कुछ भी आपने लिखवाया है, जो कुछ भी आप बता रहे हैं वो मेरे सामने क्रिस्टल क्लियर है। आपको मैंने यहाँ पे बताया था सारी चीज़ें, हम पहले ही देखते हुए आए थे। जब धारा और धारा घनत्व इन सब के बारे में बात करते तो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखवाई थी आपको। कहाँ गया आपके पास, कहाँ लिखे थे, हाँ पता नहीं कहाँ गई। चलिए कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कुल मिला के सर ये सब बातें कर चुके हैं अपन, लेकिन अभी वापस बात कर लेता हूँ मैं आपके लिए, वापस याद दिला देते हैं। धारा धारा ग्राम की बात करते हैं, यहाँ तक बात कर चुके थे। तो सर यहाँ तक तो हमको समझना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है उसमें विभवांतरोपण धारा का काम ये हो गया। ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला नंबर 4। अब रही धारा, धारा को भी देख लेते हैं, इसी के यहीं पे देख लूँगी हमें सर। तो सर धारा को जो हम बोल सकते हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि आवेश n इंटू ई। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं पूरे के पूरे, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस एन ई को ऐसे लिखना चाहिए, कैपिटल एन इंटू ई। छोटे छोटे जो है ना चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती होगी, जो खुद से पढ़ रहा है उसके दिमाग में बहुत आती होगी। कि जैसे ये किताबों में लिखा होता है स्मॉल एन इंटू ई, और आगे फिर स्मॉल एन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो कन्फ्यूजन होता है। ये कैपिटल एन लिख रहा हूँ, कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन को मैं बोल रहा हूँ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कहीं पे भी कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है सर, संख्या है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कुल आवेश है क्यू अपॉन टी, इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि अगर एन, स्मॉल एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व किससे बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या
अपॉन आयतन, इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन आयतन। तो जो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहे हो n अपॉन ए इंटू एल, ये स्मॉल n है, कैपिटल N जो है ना कुल इलेक्ट्रॉन संख्या अपॉन आयतन कितना होता है सर, वो जो अनुप्रस्थ काट है एरिया है ए, आपने देखा एक रोड, ये वायर की रोड थी, इसका जो अनुप्रस्थ काट था वो ए यहाँ पे था और इसकी जो लंबाई थी वो एल यहाँ पे थी। तो ये इसका पूरा जो आयतन आया वो ए इंटू एल आएगा, तो इसका जो आयतन है वो ए इंटू एल है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सर फिर हम ये कह सकते हैं कि एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई अपॉन टी, ये आपका पूरा धारा हो गई। ये अब ये समय कितना होगा सर, तो इस समय कितना लग रहा है धारा को बहने के अंदर, तो आपको पता है धारा बहने के लिए जो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है चालक के अंदर, चालक की लेंथ लंबाई एल है और उसकी जो वेलोसिटी है वो वी डी है, तो एन ए एल अपॉन एल वी डी, तो सर ये एन ए ई वी डी हो गया। तो धारा का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये भी हो गया, धारा का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये भी हो गया, धारा का महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये भी हो गया। अब इस ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर विभव तो रख दिया अपन ने, धारा ही बचा है, धारा को उठा के रख देंगे पांचवें नंबर से, पांचवें और चौथे से हम क्या कर सकते हैं, अब सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल देंगे प्रतिरोध का। तो हम देखते हैं कि सर यहाँ पर सिंस चार से हम ले लिखा है आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, वी को हमने लिखा है, वी को साइड में लिख दो, हम बार बार भूल जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो अनुगमन वेग है उसके साथ कनेक्ट करते जाना सबको। तो ई वी बाई एल इंटू टाउ, कैसे सर, ई बाई एम इंटू टाउ, और ई को हम वी बाई एल बोलते हैं, ये आ गया। तो सर वी को हम बोलेंगे वी डी एम एल अपॉन ई टाउ, ये तो हो गया। अब पाँच से, चार एम पाँच से बोल दो, चार एम पाँच से क्या आएगा सर, धारा का मान आएगा सर वी डी एम एल। अब सर धारा का मान कैसे लिखेंगे, वापस डिराइव करें क्या, यार धारा का जो सूत्र है वो रटा होना चाहिए आपके पास, वो रटा होना चाहिए, वो इतना फेमस है। और वो क्या आया था सर, भी आपको बता दूँ मैं, कि मैं खुद लिखता हूँ पहले, एन ई ए वी डी, ये आया था, ये धारा का फॉर्मूला आया था। कैसे आया था, कभी निकालना पड़ जाता है भूल जाऊँ मैं तो देखो आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि क्यू बाई टी क्या था, हाँ सर क्यू को हमने बोला था पहले तो कैपिटल एन इंटू ई, एन ई बाई टी, इस कैपिटल एन को हमने बोला था एन ए एल, ई बाई टी को हमने बोला था एल बाई वी डी, तो इससे हमने बोला था कि सर एन ई ए वी डी, ये धारा का मान हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको एन ई ए वी डी लिखना था, और साथ में ई इंटू टाउ तो यहाँ पे है ही, ई इंटू टाउ तो यहाँ पे है ही। अब बताओ क्या कट रहा है, तो सर वी डी से वी डी कट गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो सर यहाँ पे एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आ गया सर। ये कौन आ रहा है, प्रतिरोध, प्रतिरोध चल रहा है, इसलिए आर का जो एक सूत्र बन गया वो है एम एल, या मैं तो ये बोलता हूँ कि एम एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। आप ये भी जानते हैं सिंस आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, इसलिए रो का मान कितना आ रहा है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये सब इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र अपने निकाले, अभी आपके सामने वापस निकाला तो कोई रिकॉल हुआ होगा, कल को आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालना, रट जाओ ना यार, मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम सामने आ रहा है तो रट जाओ ना। कौन सा हमें बोर्ड का एग्जाम अभी देना है, अभी आपको हाथों हाथ, आपको जो क्यूट के कंपटीशन एग्जाम देने हैं उसके लिए तो रट जाओ ना इसको, तो अच्छा रहेगा। तो सर ये प्रतियोगिता हो गई। अब ऐसे ही यहाँ पे चाल का भी निकाल सकते हैं, सिग्मा को हम वन बाई रो बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे एन ई स्क्वायर टाउ बाई एन, ये आपका सिग्मा का भी फॉर्मूला हो गया, सिग्मा का भी फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर, ठीक है। नाउ अब कुछ कुछ बातें जो आपके कंपटीशन एग्जाम में तो आएगी, पर आपके जनरली उसमें नहीं दी हुई है, किसमें, बुक में नहीं दी हुई है, आपके एनसीईआरटी के अंदर इसको थोड़ा सा ऊपर से ले रखा है, तो उसको भी बात करते हैं, और वो है गतिशीलता। तो गतिशीलता क्या होता है इसको बारे में जान लेते हैं। पहले तो मेरे देखते हैं यहाँ तक क्लियर है प्रतिरोध वगैरह, फिर हमने ओम की नीम की बात की थी,
ओम के नियम के अंदर कहा था कि भाई ये जो है धारा का प्रोपोर्शनल होता है वी के प्रोपोर्शनल आई भी होगा, पर बड़ी क्लासों के अंदर जब आप कोई एग्जाम दोगे वहां पर आपसे पूछेगा कि भाई ये एक बात गलत है, या ओम्स के नियम में ये था कि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। पर अभी के लिए आप विभवांतर को भी धारा के अनुक्रमानुपाती ले सकते हो। आपके एनसीईआरटी में भी ले रखा है, उसने भी छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखा, बिंदास ले रखा है। ना केवल 12वीं बोर्ड के अंदर, 10वीं बोर्ड में भी ले रखा है। वो विभवांतर को प्रोपोर्शनल आई करके सीधा वी इक्वल टू आई आर बोलता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी कक्षाओं में जब जॉब के इंटरव्यू के अंदर आप जाओगे और वहाँ पे भी आपसे पूछ लेंगे, आप तो बहुत बेसिक चीज़ें पूछता हूँ फिजिक्स की, तो वहाँ पे आपसे पूछता है कि ओम का नियम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम में 3 चीज़ों का ध्यान होता है। नियत तापमान पे एक रैखिक चालक के अंदर धारा जो है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, और जब इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को खोलते हैं तो 1 प्रतिरोध निकल के आता है। तापमान नियत रहेगा तभी ये प्रतिरोध आपका नियत आएगा। अगर तापमान वहाँ पे बदल रहा है तो ये प्रतिरोध का मान भी बदल जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। तो जो आपके पास अब ये जो चीज़ आई उसके समझ में आया कि जो हमारे पास प्रतिरोध होता है वी अपॉन आई होता है। तो अगर मैं वी और आई के बीच में एक ग्राफ बना दूँ, विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ बना दूँ, तो हमें जितनी भी रेखाएं मिलेगी उन सब के ढलान का मान क्या होगा, उन सब की ढाल का मान होगा सर वी अपॉन आई। वाई अपॉन एक्स होता है, ढाल क्या होता है टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, तो यानी वी अपॉन आई, यानी कि जो ढाल है वही प्रतिरोध है। तो जिसका ढाल ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दो स्ट्रेट लाइन बना देगा ए और बी, इसमें ए ये है बी ये है, तो इन दोनों में से प्रतिरोध ज़्यादा किसका है, जिसकी ढाल ज़्यादा है। तो ए की ढाल ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी एक ज़्यादा है, तो प्रतिरोध आर ए आर बी से ज़्यादा होगा। तो आपसे कभी कभार ये पूछ लेगा सत्य और असत्य कथन को चुनिए, तो उनमें से एक दो ऐसे बना देगा डायग्राम के अंदर कि प्रतिरोध ज़्यादा किसका है, प्रतिरोधता कितनी ज़्यादा है, तो सब चीज़ों का आप पता लगा सकते हैं। तो ये ओम के नियम की बेसिक कहानी होगी जिसको हमने जाना था। अब मैं इसमें जो बताना चाह रहा था, हाँ ये सर अनुगमन वेग का जो है ओम के नियम के साथ कनेक्शन वो भी अपन ने निकाल लिया। ये सारी बातें अभी अपन ने जो डिराइव की थी वो ये सब बारे में बात की थी, प्रतिरोधता कितनी होती है, किस तरह से निर्भर करती है, फिर तापमान के निर्भर पे आने लगा। और उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, और वो चीज़ जो है वो है गतिशीलता। सर एक काम करिए ना, गतिशीलता को तापमान के प्रभाव के बाद बता दीजिएगा, क्योंकि आखिरी क्लास में हमने तापमान का प्रभाव चालू कर दिया था, तो उसको देख लेते हैं। तो जो हमने लास्ट बता रहे थे वो ये बताया था मैंने कि तापमान का प्रभाव क्या हो रहा है चालक के ऊपर भी और अर्धचालक के ऊपर भी। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, चालक के ऊपर क्या होता है कि आपने अभी एक चीज़ देखी होगी, जो लास्ट फॉर्मूला आया हमारे पास प्रतिरोधकता का, वो आया एम एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, वो हम जानते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है, वो भी जानते हैं। एन और टाउ, एन जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना है, और दूसरा होता है टाउ जो कि होता है विश्रांति काल। ये जो एन और टाउ है इस पर ही निर्भर कर रहा है प्रतिरोधकता। तो जो एन और टाउ है इनका मान तापमान के साथ बदलता है, तो इसका मतलब ये प्रतिरोधकता भी तापमान के साथ बदलती है, और ये मैंने पहले भी बताया था कि तापमान के साथ बदलती है। अब तापमान का प्रभाव होता क्या है वो समझिए। चालक में जैसे तापमान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, अब कोई चालक ले रहा हूँ, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है बहुत ज़्यादा। सर बहुत ज़्यादा मतलब चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 तरह के पदार्थ मिलते हैं इन जनरल। हमें हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर 3 तरह के पदार्थ मिलते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। रट गए, बहुत अच्छे से रट जाओ। चालक, अर्धचालक और कुचालक, 3 तरह के हमको पदार्थ मिलते हैं। यहाँ पर आपको याद दूँ मैं सबसे पहले कि अगर हम चालक की बात करें, तो जैसे ही हम चालक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए कॉपर, एल्यूमिनियम, यानी जिसमें करंट बह रही है एम्पियर, किलो एम्पियर के अंदर भी बहुत हाई हाई करंट जा रही है। जब हम बात करते हैं अर्धचालक की, तो वो अर्धचालक होते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर, हमारे आईपैड के अंदर, हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे स्क्रीन के अंदर, हमारे डिजिटल बोर्ड के अंदर, जितने भी सामने जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है चारों तरफ, उन सब के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जो हमारे पास जो स्क्रीन में होते हैं वो सब होते हैं अर्धचालक, जिसके अंदर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर करंट बहती है। आपको पता है कि आपकी जो ये लाइट जल रही है, फैन जल रहे हैं, इतनी धारा नहीं चाहिए आपके फ़ोन को, इतनी धारा नहीं चाहिए, वरना फ़ोन उड़ जाएगा। फ़ोन में पीछे से बैटरी लगी होती है, छोटे छोटे वायर लगे होते हैं, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइस होते हैं वो सारे। अर्धचालक की जो है युक्तियाँ होती है, अर्धचालक युक्तियों के अंदर जो धारा होती है वो भी मिली एम्पियर के अंदर ही बहती है। तो उनके अंदर जो उनके पदार्थ होते हैं, उनके जो मटेरियल होते हैं, उनमें धारा बहती कम है। और तीसरा है कुचालक, जिसमें धारा जीरो बहती है, धारा बहती ही नहीं है। जैसे हमने देखा लकड़ी, रबड़, कुचालक होते हैं ना, अपन रबड़ की चप्पल पहन के भी हाथ लगाते हैं ना, तो कुचालक होते हैं। तुम्हारे पास लकड़ी से हम अलग करते हैं तो कुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें कोई धारा बहती ही नहीं। तो इसलिए तुम्हारे पास 3 तरह के पदार्थ होते हैं। अब अगर हम बात करें तो चालक और अर्धचालक में धारा बह रही है, तो तापमान के साथ उनमें क्या फर्क पड़ रहा होगा वो देखते हैं।
तो चालक के अंदर देखिएगा तो चालक में क्या होता है कि उनमें आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे आपके पास 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे आपको चालक के अंदर। इतने ज़्यादा क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन कि आप बस विद्युत क्षेत्र बहाव सब के सब भागते हैं, धारा बहा देते हैं। तो आप जैसे थोड़ा तापमान बढ़ाओगे तो उनके आवेश घनत्व को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि याद रखना, तापमान बढ़ाने से क्या होता है, जितने भी तुम्हारे ये बंध होते हैं इनके संयोजी बंध वो टूटते हैं। वो संयोजी बंध जितने भी होते हैं उनके अंदर आपस में टूटते हैं। तो जो बंध टूटते हैं वहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रॉन फ्री मिलते हैं। या फिर आप तो यूँ बोलिए कि सिंपल इलेक्ट्रॉन जो है उनको तापमान मिलने से उनके अंदर जो है गति ऊर्जा बढ़ जाती है और वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो आपको एक दो इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे। लेकिन हमको पता है कि 10,000 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहले से ही है। आपने तापमान बढ़ा के 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी दिए, तो 10,000 में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी दिए इतने तापमान बढ़ाने के बाद, तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 10,000 तो 10,000 ही देने वाले हैं। 10,005, 10,010 भी मेरे लिए 10,000 के बराबर ही होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10,000 से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नहीं बढ़े, उतने ही हैं, उतने ही हैं, उनका कोई असर ही नहीं है। तो यानी कि एन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा तापमान से, बड़े ध्यान समझना। एन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा तापमान से, बट जो टाउ है तुम्हारे पास, जो टाउ होता है तुम्हारे पास, वो टाउ तुम्हारे तापमान बढ़ाने से कम हो जाता है। टाउ जो होता है वो तापमान बढ़ाने से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गति ऊर्जा तेज आ जाती है। तो गति ऊर्जा आ जाने से उसके बाद उसके वापस संयोजी बैंड में कूद जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि वहाँ पर जो टाउ है वो आपका हमेशा कम हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे तापमान बढ़ाएंगे हमेशा याद रखना कि तापमान बढ़ाने से आपके पास जो विश्रांति काल है वो हमेशा कम होता है। विश्रांति काल जो है वो हमेशा कम होता है, चाहे वो चालक हो, चाहे अर्धचालक हो, चाहे कोई सा भी हो। अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो आपका जो विश्रांति काल तो कम होगा, लेकिन सारा गेम इलेक्ट्रॉन घनत्व का है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब पूरा फॉर्मूला देखेंगे हम उसकी प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है रो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एम और ई से तो फर्क पड़ता नहीं है। एन और टाउ में बात करें तो एन लगभग नियत ही है, केवल टाउ तुम्हारा कम हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल प्रतिरोधकता कम हो रही है। यानी कि तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता कम होती है। किसकी? चालक की। कुछ भी नहीं बोले तो आपको चालक ही मानना है। कुछ भी नहीं बोले, वो सीधे सिर्फ यही पूछे आपसे एग्जाम में कि तापमान बढ़ाने से प्रतियोगिता बढ़ती है या घटती है, तो सर घटती है। क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो वो चालक की ही बात कर रहा होगा। हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर सारा काम चालक पे कर रहे होते हैं, इसलिए अर्धचालक वाला जो अध्याय है वो लास्ट में आपके वो चला के बोलेगा अर्धचालक के लिए। तो लेकिन चालक के लिए उसका बोले नहीं। तो आपको सिर्फ ये पूछ ले कि तापमान बढ़ाने से क्या होगा, तो प्रतिरोधकता जो है आपके पास वो, सॉरी, तापमान बढ़ाने से जो है आपके पास ये विश्रांति काल कम हो रहा है तो प्रतिरोधकता बढ़ रही है। तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ रही है, यानी कि प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ता है आपका। तो सिंपल आप देख लेना कि जो चालक होता है उसके अंदर तापमान जो बढ़ाओगे प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ेगा। अब आते हैं अर्धचालक की ओर। तो यहाँ पे तो आपने लिख दी बात। अब देखते हैं इसमें अर्धचालक के अंदर क्या कहानी हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा अर्धचालक में यही कहानी उल्टे तरीके से होती है। यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख लीजिए, रो इक्वल टू हमें पता है एम एन ई स्क्वायर टाउ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रो को फर्क तो किससे पड़ रहा है, सिर्फ एन एन टाउ से ही फर्क पड़ रहा है। तो हम बोल सकते हैं सर इसलिए यहाँ पर अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन घनत्व एन का मान बहुत बढ़ जाता है। सर बहुत क्यों बढ़ रहा है? देखो समझो बड़े आराम से। मेरे कमरे का तापमान हम मानते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगे चल के आपके आएगा, आप जो आप बड़े क्लास में जाएंगे, आप अपनी जब ग्रेजुएशन पूरी करेंगे तो वहाँ पर आपके पास आएगा ये बात कि हम जब भी कोई सवाल वाल करते हैं तो हमारे कमरे का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, 300 केल्विन। तो हमारे कमरे का तापमान हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 300 केल्विन के ऊपर आपके मान लेते हैं कि सर जो है 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। अब आप 27 डिग्री से बढ़ा के क्या कर लेते हैं, 40 डिग्री तक ले जाते हैं, तापमान बढ़ा के 40 तक ले जाते हैं।
तो 5 इलेक्ट्रॉन से अब क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन से बढ़ के आपके जो 15 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन, तो 3 गुना इलेक्ट्रॉन बढ़ गए आपके पास। या मैं कह रहा हूँ 20 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो 4 गुना इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले 5 ही बंद बॉन्ड टूटे हुए थे, रूम तापमान पे 5 इलेक्ट्रॉन फ्री थे आपके पास, 5 बंद टूटे थे अर्धचालकों में, तो 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने जो तापमान बढ़ा के 40 कर दिया तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए अब आपके पास, 4 मतलब जो है आपके इतने बॉन्ड टूट गए 40 तक ले जाने पे, तो इसका मतलब 4 गुना बढ़ गए आपके पास। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना। जबकि जो आपके पास टाउ होगा विश्रांति काल, वो तो हमेशा की तरह थोड़ा सा कम होता है, तापमान बढ़ाओगे तो थोड़ा सा कम होगा, वो हर बार थोड़ी सी मात्रा में कम होता है। तो उसका जो आपका प्रभाव है जो टाउ का कम होने का, वो खत्म हो गया, क्योंकि एन का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कोई चीज़ थोड़ी सी कम हो रही है और एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल किसका असर रहेगा, तो जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ओवरऑल तापमान बढ़ाने से क्या होगा, ओवरऑल तापमान बढ़ाने से सर यहाँ पर, क्योंकि एन का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो आपके पास रो है वो कम हो रहा होगा। रो क्या होता है सर, रो एन और टाउ दोनों पर निर्भर करता है। टाउ कम हो रहा है, एन बढ़ रहा है, तो सर दोनों का दोनों आपका असर है वो कट जाना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। टाउ थोड़ा सा कम हो रहा है, एन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टाउ थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए जो रो है वो थोड़ा सा कम होगा। तो सर यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब है कि रो का मान कम हो जाता है, प्रतिरोधकता कम हो जाती है, प्रतिरोध कम हो जाता है। यानी कि अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी उनमें चालकत्व बढ़ जाता है, धारा बढ़ती है उनमें, तापमान बढ़ाने से धारा बढ़ती है अर्धचालकों में। जबकि हमारे जो चालक है ना, हमारे जो अपने करंट वरंट वेरी, जिससे इस पूरे चैप्टर में हम जो करंट बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बात कर रहे हैं, विद्युत धारा बात कर रहे हैं, वो चालकों में बह रही है। उन चालकों के अंदर तो तापमान बढ़ाओगे तो धारा कम हो जाएगी, क्यों, प्रतिरोध बढ़ जाता है वहाँ पे। तो ये दोनों में अंतर पता होना चाहिए। तो ये बोल रहा हूँ, अर्धचालक में तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बहुत बढ़ जाता है। जबकि जबकि विश्रांति काल, विश्रांति काल में थोड़ी सी कमी आती है, थोड़ी सी कमी आती है, कमी आती है। अतएव अतएव रो एक जो आपके पास है, आप यूँ देखो, टाउ हल्का सा कम हुआ, जबकि एन जो है आपका 3 गुना बढ़ गया। मैंने तो बोला 4 गुना बढ़ गया था। तो इसलिए अतएव कुल तापमान बढ़ाने से, कुल तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता कम हो जाती है, प्रतिरोधकता कम होती है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ये असर है टोटल। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर चालकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता कम होती है, धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी। जबकि इससे पहले यहाँ पर तापमान बढ़ा रहे हैं तो रो बढ़ रहा है, सिग्मा कम हो रहा है, धारा घटेगी चालक में। तो चालक और अर्धचालक में ये अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे इसके अंदर गतिशीलता की। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, वो है गतिशीलता। गतिशीलता जिसको हम बोलते हैं म्यू, मोबिलिटी भी बोलते हैं, मोबिलिटी। ठीक है, ये क्या दर्शाती है, ये पदार्थ की विद्युत क्षेत्र में आवेशवाद की, आवेशवाद की त्वरितता, त्वरितता दर्शाती है। ये सही लिखा क्या मैंने,
इंग्लिश में बोलता हूँ, क्विकनेस, कितना क्विक है, हाउ क्विक यूर चार्ज कैरियर इज। चार्ज कैरियर मतलब आवेशवाहक, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको बोलते हैं आवेशवाहक, आवेश को लेकर दौड़ रहा होता है। सर आवेशवाहक क्यों बोलते हैं, केवल आवेश क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल आवेश तो नाभिक के अंदर रखा हुआ प्रोटॉन भी है, वो केवल आवेश है, वो हिलते ही नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन जो आवेश है वो हिलते हैं, वो दौड़ते हैं। तो हमारे इस विद्युत धारा के अध्याय में हमें इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आपके जो आवेश है वो वास्तव में दौड़ रहे हैं, रुके हुए हैं, कौन से। वरना आवेश तो एक जनरल टर्म हो गई, जो आपके अध्याय 1 के अंदर जब हम पढ़ा था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर हम सिर्फ आवेश के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे आवेश वाहक जैसा शब्द कभी काम में नहीं लेता। पर जब हम विद्युत धारा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें आवेश वाहक काम में लेते हैं कि भाई आवेश को वहन करने वाला जो कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है, तो हमें उस पर बात कर रहे हैं, हम सारा ध्यान उसके ऊपर है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जब भी आवेश वाहक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान है, हमें पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ध्यान है, आवेश वाहक उसको बोलते हैं। ठीक है सर, ओके। तो ये बता के हो गई। अब गणितीय रूप में, गणितीय रूप में ये निम्न प्रकार से संबंधित है। जो म्यू है वो होता है आपका वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई, अनुगमन वेग अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है सर? मात्रक वेग का होता है सर मीटर पर सेकेंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है सर वोल्ट पर मीटर, इसलिए इसका होता है सर मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, ये इसका मात्रक होता है। ये इसका मात्रक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। गतिशीलता बहुत से लोग जानते ही नहीं है, क्यों पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है, सवाल बनता है एक लाइन का इस फॉर्मूले पे, म्यू इक्वल टू कहता है वी डी अपॉन ई। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो अब इससे देखिएगा, यहीं पे साइड में लिख देता हूँ मैं कि जो धारा का फॉर्मूला आपने देखा था, क्या देखा था सर? आई इक्वल टू देखा था सर हमने एन ई ए वी डी, और ऐसे आपको बता दूँ धारा घनत्व, धारा घनत्व होता है आई अपॉन ए, तो उसका देखते हैं सर एन ई वी डी। उसको लिखने का एक तरीका और हो गया, वीडियो को हम बोल सकते हैं म्यू ई, हाँ सर बोल सकते हैं। तो सर बस एन ई ए म्यू ई, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, एन ई ए म्यू ई। और अगर हम मैं यहाँ पे बोलूँ जे के अंदर, तो यहाँ पे देखो एन ई म्यू ई, क्या होता है एन ई म्यू ई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने इससे पहले भी देखा था जो चालक प्रतिरोधकता थी उसके अंदर क्या कनेक्शन था, तो हमने देखा था सर यहाँ पर जो रो था वो था सर एम एन ई स्क्वायर टाउ। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें सिग्मा
तो हो जाएगा सर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो एक चालकत्व का फॉर्मूला ये होता है, बिल्कुल सही, एक चालकत्व का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। ऐसे ही आपने एक चीज़ और देखोगी, जो हम यहाँ पे म्यू बात कर रहे हैं, म्यू का एक अलग रूप, म्यू का एक अलग रूप वीडी को आपने बोला है सर ई बाई एम इंटू टाउ, वीडी को बोला है ई बाई एम इंटू टाउ, ई से कट गया तो ई बाई एम इंटू टाउ, तो यानी कि ये भी तो एक फॉर्मूला हो गया म्यू का, ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। तो इसी तरह से मैं यहाँ बोल सकता हूँ ई टाउ बाई एम यानी कि एन ई म्यू हो जाएगा सिग्मा, एन ई म्यू। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सिग्मा ई। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। यानी कि इस अध्याय में अब तक फॉर्मूले जो आए हैं उनको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस ये कहानी है यहाँ की। तो आज की अभी की क्लास इतनी ही है। ये लास्ट जो हमने फॉर्मूला लिखा ये अति महत्वपूर्ण था, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा दीजिए आप इस पर, ये इतना महत्वपूर्ण आपका सूत्र काम में आएगा। तो ये यहाँ तक की कहानी है, क्लियर। अब इसके आगे की कहानी जस्ट स्टार्ट हुई है। हमारा जो ये धारावाहिक है ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये माहौल बना ही है। इस माहौल के अंदर अब गर्मी बढ़ेगी, मिर्च मसाला कॉमेडी सब अब आएगा, अब आएगा इसके अंदर मज़ा। वो कहते हैं ना कि वो एक वो शेर जो है इसका बहुत प्यारा लगता है कि राहत फ़तेह अली खान का है, जाम गुलाब जाम दवा दर्द क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता रखा क्या क्या है, ऐसा कुछ है, आप ज़्यादा जानते होंगे और इवन मुझे बहुत याद आते थे पहले, अब याद ही नहीं रहा। दवा जाम दर्द, दवा जाम प्याला क्या क्या है, ऐसा कुछ वो बोलता है वो, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है, ऐसा कुछ है। वही सेम चीज़ है कि अब ये एंट्री हो चुकी है इनकी, तो अब जो इंतजाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है अब तक का जो चैप्टर है वो फॉर्मूले पे है, ये सब फॉर्मूले निकल रहे हैं, ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं इनको ध्यान रखना है, इन फॉर्मूले को समझना है, इनको 2-3 बार अपने हाथ से कर लेना है। अब जो आएगा उसमें गणित शुरू हो जाएगी कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, आपका जो उसका श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, वहाँ पे किरचॉफ का नियम क्या होता है। जैसे किरचॉफ का नियम चालू हो गया फिर तो सवाल बन गए अच्छे, तो वो सब सवाल करने हमको आने चाहिए। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।